हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास से हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो देखो भाई, यहाँ तक हमारा लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था 10.15। नाउ 10.16 क्या है 16th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 16 इज हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? विच बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो ये बताना है कि जो अमीनो एसिड्स है उसका एम्फोटेरिक बिहेवियर किस तरीके से है। यस, तो देखो अमीनो एसिड्स के पास अमाइंस ग्रुप होते हैं विच इज बेसिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं विच इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो एक ही ग्रुप में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा जब अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा, एंड जो NH2 ग्रुप है वो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड बिहेव एज अ बेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एम्फोटेरिक बिहेवियर बोलते हैं। एंड इस पूरे प्रोसीजर को वी विल से ज्विटर आयन। जब एक ही कंपाउंड में हमें पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एसिड और बेस दोनों मिल जाता है, दैट विल बिकम अ ज्विटर आयन। ठीक है, सो अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एसिड कंटेन एसिड। कौन सा एसिड है? CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप बोल सकते हो इसकी जगह। एंड बेस, बेस में हम कौन सा ग्रुप मानेंगे? देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी मर्जी लिखना है लिख लो। ठीक है, फिर अमीनो ग्रुप है दूसरा। एक हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा हो गया हमारा अमीनो ग्रुप। ठीक है, दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इन दी सेम मॉलिक्यूल। दोनों के दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन जैसे ही इनको हम पानी के अंदर डालेंगे ये क्या हो जाएंगे? इट न्यूट्रलाइज ईच अदर। इट न्यूट्रलाइज ईच अदर, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लूज अ प्रोटोन, वाइल जो अमीनो ग्रुप है एक्सेप्ट द प्रोटोन। ठीक है, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप lose the proton while the amino group accept the proton। अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट दी प्रोटोन। एक प्रोटोन को लूज कर देता है तो एसिड की कैटेगरी में आ जाता है, एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बेस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलेगा हमको? यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, अ डायपोलर। ठीक है, इसको हम डायपोलर बोल लो, और ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड, और ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड। ठीक है, और ज्विटर आयन इज फॉर्म किस तरीके से? देखो हमारे पास है NH2 ग्रुप। ठीक है, कार्बन है, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, COOH। हमने डाल दिए इसको पानी के अंदर, क्योंकि सारी कहानी जाती है एक्वस सॉल्यूशन में। सारी कहानी कब स्टार्ट होती है? जब हम इस अमीनो ग्रुप को पानी के अंदर डालते हैं, तब एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है एंड बेस की अपनी जो खासियत है वो पानी के अंदर ही दिखाई देती है। पानी के बाहर ना कोई एसिड है ना कोई बेस है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो फटाफट से अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, एंड वही प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा? NH2। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, और ये बना देगा H3N पॉजिटिव HrCOO negative, and this is called Zwitter ion. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे Zwitter ion. समझ में आ गया है? क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो Zwitter ion है, ठीक है, इनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक नेचर है. एम्फोटेरिक नेचर का मतलब अभी मैंने बताया, विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, और विच रिएक्ट विद एसिड और अ बेस. जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सके और जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं. आगे लिख लें हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो हम इसको आगे ही लिख लेते हैं. ठीक है, so the Zwitter ion is amphoteric in nature, in which they react with acid as well as base. Acid as well as base, जिसमें वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करेंगे. आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट? चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन 17 इज व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट. ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोल लो, बायो कैटलिस्ट बोल लो, ये हमारी बॉडी में इसकी बहुत जरूरत है. ठीक है, ये क्या करता है? ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे खाने को, ठीक है, डाइजेस्ट करने में ये बड़ा हेल्प करता है. अगर हमारे बॉडी में ये एंजाइम्स नहीं होंगे तो हमारा खाना कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा. एंड हर एक चीज को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाए जाते हैं. ठीक है, सो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट हम चीज क्या लिखेंगे? एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, एंजाइम्स are the biological catalyst. कैटलिस्ट का काम क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देता है. ठीक है, एंड ईच बायोलॉजिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड डिफरेंट एंजाइम्स. ठीक है, ईच बायोलॉजिकल reaction required different enzymes. different, तो हर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए हमें अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है. एंड ये जो एंजाइम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भर के एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं भाई, बहुत थोड़े से एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी हमें. ठीक है, बहुत हल्का सा एंजाइम्स मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट कर सकता है. ठीक है, उसको डिकम्पोज कर सकता है, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, सो कैटलिस्ट एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. कैटलिस्ट एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक. ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंड इफिशिएंट इन देयर एक्शन. एंड efficient in their action. ठीक है, ये अपने काम में बहुत ज्यादा इफिशिएंट होते हैं. एंड ईच टाइप ऑफ एंजाइम्स हैज इट्स ओन, हम बोल सकते हैं कि उनकी खुद की ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं. ठीक है, वो अपने ही कंडीशंस पे काम करते हैं, राइट? सो ईच टाइप ऑफ एंजाइम्स, ईच टाइप ऑफ enzymes has
their own, each type of enzymes has their own specific optimum condition. Specific optimum condition जिस पे ये काम करते हैं. हर एक कंडीशन पे काम नहीं कर पाएंगे, इनका अपना खुद एक फिक्स रेंज होता है. ठीक है. कंडीशंस ऑफ concentration, conditions of concentration, pH and उनका अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे वो अच्छे से काम कर पाते हैं. ठीक है. at which they work best. they work best. ठीक है. तो ये है कहानी एंजाइम्स की. क्लियर. आपकी बुक में भी कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं, आप एक बार उनको भी देख सकते हैं. क्लियर है. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एंजाइम्स क्या होते हैं. एंजाइम्स एक बायो कैटलिस्ट है जो डिकम्पोज करते हैं. ठीक है. जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड है, और एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम माल्टोज अगर रिएक्शन लिखना चाहे, माल्टोज को हम अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहें, तो यहाँ पे हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, माल्टेज. ठीक है. ASE आ जाएगा यहाँ पे. ओके. सो C12H22O11. हम यहाँ पे माल्टोज को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो 2C6H12O6 ये बन जाएगा ग्लूकोज. और जैसे ही हमने इसको डिकम्पोज करने की कोशिश की, तो कौन सा एंजाइम्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, माल्टेज. तो माल्टोज को डिकम्पोज करने के लिए हमने माल्टेज का इस्तेमाल किया है. ठीक है. आपने अपनी बुक में एक और हम बोल सकते हैं रिडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स का. तो ये चीज आपकी बुक में दी गई है. राइट. क्लियर है. तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th. सो question number 18th. Question 18th is what is the effect of denaturation on the structure of protein? तो जब प्रोटीन denatured हो जाता है, जब प्रोटीन अपनी ओरिजिनलिटी को खो देता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है. What is the effect of denaturation? Yes, denaturation का क्या इफेक्ट होता है. तो देखो denaturation कब होता है, चाहे हम pH चेंज कर दे तो denaturation हो जाएगा, हम उसको हीट कर दे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा, उसका मीडियम चेंज कर दे, जिस भी मीडियम में वो रिएक्शन हो रही है उसका पूरा पूरा मीडियम चेंज कर दे तो उसमें डीनेचुरेशन आ जाता है. इसकी वजह से जो बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड बने होते हैं, जो उनकी कॉइलिंग होती है वो टूट जाती है और वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे कि हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, एग. जब कच्चा अंडा होता है वो बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं उसकी अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड दैट प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी इजिली डाइजेस्ट कर जाती है. लेकिन कच्चा अंडा जब कोई इंसान खाता है तो उसकी बॉडी को हम बोल सकते हैं बहुत समय, एंड सबकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. ठीक है. क्लियर है. सो डीनेचुरेशन इज डन. कैसे होता है डीनेचुरेशन. Denaturation is done by either change in their temperature or change in their pH medium. ठीक है. change in the pH medium. तो इन सबको चेंज करके हम डीनेचुरेशन ला सकते हैं. ठीक है. एज अ रिजल्ट, और इससे हमें क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. एज अ रिजल्ट दी हाइड्रोजन बॉन्ड get, as the results the hydrogen bond get disturbed.
जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोटीन लूज इट्स एंड प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो उसकी नेचुरल एक्टिविटी थी वो भी अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। इनका पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, देखो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई, दैट मीन्स उनका पूरा पूरा नेचर ही चेंज हो जाएगा, देयर नेचर चेंज, उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा, देयर नेचर चेंज, ठीक है, देयर नेचर चेंज। सो ड्यूरिंग, हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, टर्शरी जो प्रोटीन है वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्राइमरी प्राइमरी ही रहेगा, उसको और कितना डिस्ट्रॉय कर लोगे, ठीक है, उसकी और कितनी अनकॉइलिंग कर लोगे, नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इन देयर नेचर, ओके, सो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, ड्यूरिंग denaturation 3-degree protein convert in 2-degree and 2-degree protein, देखो इसकी जगह सेकेंडरी एंड टर्शरी भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोटीन कन्वर्ट इन 1 degree एंड प्राइमरी या फिर 1 degree रिमेन सेम, और जो प्राइमरी प्रोटीन है वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, so question 19th is how are vitamins classified, name the vitamins responsible for coagulations of blood। तो how are vitamins classified, तो vitamins को हम दो तरीके से classify करते हैं, water soluble vitamins and fat soluble vitamin, ठीक है। देखो आप vitamin बोलना चाहो vitamin बोल लो, आप vitamin बोलना चाहो vitamin बोल सकते हो, ठीक है। so अब क्योंकि देखो मैं vitamin बोलती हूँ तो मैं वही बोलूंगी, ठीक है, आपको जो मन करे आप वो बोल सकते हैं, ओके। सो vitamins are classified as water soluble and fat soluble। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबलाइज होते हैं, वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, ठीक है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। सो बेसिकली जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर दी वाटर सॉल्युबल, ठीक है, which कलर चेंज कर दे, which soluble in water, which soluble in water, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा विटामिन बी एंड सी, ठीक है, विटामिन बी एंड सी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। और पता है कि पानी में सॉल्युबलाइज होते हैं, इससे क्या होता है कि इन टाइप के विटामिन्स को हमें अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहिए। व्हाई, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी से यूरिन बाहर आएगा तो ये विटामिन्स भी हमारी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनको जरूरी नहीं है कि हम डेली कंज्यूम करें, बट ऐसा भी नहीं कि डिफिशियंसी ही कर ले अपनी बॉडी में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज fat soluble vitamins, fat soluble vitamins क्या होते हैं, which is solubilized in fat, ठीक है, और which is soluble in fat, which is
soluble in fat, जो कि फैट में soluble होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसको लर्न करने का तरीका मैंने चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी बताया था. कीड़ा, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, और जो बच गया है वो कहाँ पे आ जाएगा? वाटर सॉल्युबल में आ जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. उसकी बात कहा जा रहा है कि नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, जो ब्लड को जमा देता है, कोगुलेट कर देता है. which vitamin is responsible for that? So vitamin K is responsible for the coagulation of blood. क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे विटामिन K is responsible of coagulation of blood. तो इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 भी होता है कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20. क्वेश्चन 20. So question 20 is, why are vitamin A and C essential to us? Give their important source. Okay, तो vitamin A and vitamin C हमारे लिए क्यों essential है? क्योंकि इनकी कमी हुई तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी. ठीक है, चलिए भाई, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? विटामिन A is essential for us because vitamin A is essential for us because ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? यस, बिकॉज इट्स डिफिशियंसी कॉज. कौन सी डिफिशियंसी ये कॉज करेगा? यस, कौन सी डिफिशियंसी डिजीज ये कॉज करेगा? बिकॉज इट्स डिफिशियंसी कॉज इज जीरोथेल्मिया. ठीक है, XERO, एक्स से स्टार्ट होता है. ठीक है, PHTHALIMIA, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, आई थिंक TALMIA. ठीक है, जीरोथेल्मिया. अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे कॉर्निया, ठीक है, वहां पे हार्डनेस आ जाती है, और अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा. ठीक है, एंड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, शाम होते ही हमें दिखना बंद हो गया. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, अब सोर्स क्या है? अगर हमें विटामिन ए की कमी हो गई है तो हम उसको दूर कैसे कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं? तो अब हम सोर्स के बारे में बात करेंगे. यस, तो क्या क्या चीजें हम खा सकते हैं? ठीक है, फिश लिवर ऑयल है, कैरेट है, बटर है, मिल्क है. राइट, फिश लिवर ऑयल, बटर है, मिल्क है ना. हमें कैरेट ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, कैरेट्स है, एटसेट्रा. और क्या होना चाहिए विटामिन ए? देखो हमने काफी सारे सोर्सेज लिख दिए. उसके बाद क्या कह रहे हैं? विटामिन सी कह रहे हैं. अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं. जैसे सुबह आप ब्रश करोगे ना तो फिर आपके गम्स में से खून आने लग जाएगा, वो ब्लीड करने लग जाएगा. ठीक है, सो विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स डिफिशियंसी कॉज, उसको हम कहते हैं स्कर्वी. ब्लीडिंग गम्स को क्या कहते हैं? हम स्कर्वी कहते हैं. ठीक है, सो vitamin C is essential. Vitamin C is essential for us because its deficiency cause scurvy. ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है, दैट इज दी ब्लीडिंग ऑफ गम्स। अब इसके सोर्स क्या है? अगर ऐसी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो गई है हमें, तो कौन सी चीजें हम खाएं जिससे हम इससे थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं, हमें थोड़ा बेटर फील होगा। ठीक है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिसको हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं, हम वो खा सकते हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स हो गए एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये सोर्स है विटामिन सी के। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 21। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। ओके, so question 21 is what are nucleic acid? Mention their two important functions. So nucleic acid क्या है और उसके important functions के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। So basically nucleic acids are the biomolecules, ठीक है, जो हर एक हम बोल सकते हैं लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके अंदर? न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है इन ऑल लिविंग सेल्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो न्यूक्लिक एसिड आर दी बायोमोलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर दी बायोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड्स आर दी बायोमोलिक्यूल्स which are found in, कहां पे पाया जाता है ये? which are found in nuclei of all living cell। ठीक है, which are found in nuclei of all living cell। ठीक है, ये सारे लिविंग सेल्स में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में बेसिकली ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो, न्यूक्लिक एसिड में आपको दो चीजें न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। आप सबसे पहले शुगर का बेस बना लो। ठीक है, किसका बेस बना लेंगे हम? शुगर का बेस बना लेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया? शुगर बना लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? देखो, यहाँ पे बेस प्रेजेंट होगा, फिर आगे हम देखेंगे कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी इतना हमसे पूछा नहीं है, हमने शुगर और उसके साथ बेस बना लिया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट एंड दी फंक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को फर्दर जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा एंड आरएनए मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, nucleic acid are of two type, DNA and RNA। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब इनके हमें दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने, यानी कि डीएनए और आरएनए के हमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने। तो आप सबको पता है कि डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी को ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटी का ट्रांसफर करता है। कौन करता है? डीएनए करता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज responsible for transmission of heredity from generation to generation, from generation to generation। जनरेशन टू जनरेशन ये क्या करता है? हेरिडिटी को ट्रांसमिट करता है।
और इसकी वजह से क्या होता है, देखो हम अपने पेरेंट्स से, हमारे बहुत सारी आदतें जो है हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह ही करते हैं, कभी कभी अपने पेरेंट्स की तरह सोचते हैं। हमारा जो कलर है, हमारे जो बाल हैं, ठीक है, उनका भी टेक्सचर किसकी तरह होता है, हमारे पेरेंट्स की तरह होता है, ठीक है। समझ में आ गया है, चलो। एंड ठीक है, इतना ठीक है डीएनए के बारे में। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा, डीएनए और जो आरएनए है वो प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, जिससे हमारा बॉडी मेंटेन रहता है, ठीक है। सो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए is responsible for, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए is responsible for synthesis of all synthesis of all protein needed in growth and maintenance, ठीक है, प्रोटीन नीडेड इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, बस। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दो फंक्शंस लिख दी। अब आरएनए भी इसमें काफी टाइप के होते हैं, वो देखेंगे आगे हम। क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आगे बढ़ जाए अब हम क्वेश्चन 22 पे। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 22। राइट इट डाउन फास्ट। ओके, सो 10.21 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो हमको बीच में रुकना पड़ा था, एंड अब हम यहाँ से वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि अभी मेरी वॉइस आप सबको क्लियर होगी। लेट्स स्टार्ट। 10.21 हमने कर लिया था, है ना। चलिए 10.22, so 10.22 is, what is the difference between nucleoside and nucleotide? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है बेसिकली। देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। सबसे पहले हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं। तो ये बेस के अटैचमेंट से होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में बस दो चीजें प्रेजेंट होती है, बेस एंड शुगर। जबकि न्यूक्लियोटाइड की बात करें, देखो टी से टाइड, टी से 3, ठीक है। तो साइड में दो होते हैं एंड टाइड में 3 होते हैं, ठीक है। तो दो कौन कौन से हैं, पहला तो देखो साइड की अगर हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो उसमें शुगर और बेस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया है। सो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, शुगर एंड बेस, शुगर प्लस बेस। वही न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें न्यूक्लियोसाइड का तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें एक साइड से बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेस, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH होता है, तो इसके साथ बेस कनेक्टेड होता है, ठीक। H OH H OH HC2H5OH, ये बन गया स्ट्रक्चर हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड।
क्लियर है? किसका स्ट्रक्चर बन गया? न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन गया। वहीं अगर हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस है, न्यूक्लियोटाइड में भी यहाँ पे बेस रहेगा, बट C2H5OH के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही ये लंबी सी चेन चलती चली जाएगी। ठीक, चलिए इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अब हम। ये जो बेस है ये तो एज यूजुअल सेम ही रहेगा, बहुत गंदा बेस बनाया है। चलिए, तो ये है यहाँ पे बेस, ठीक है, ये शुगर गंदा बनाया था। ओके, नाउ H OH OH और यहाँ पे H है ही, C2H5 जो है, तो C2H5 ये तो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं, CH2OH होता है ना, C2H5OH थोड़ी होता है, CH2OH। CH2OH। अब देखो CH2 तो रहेगा, OH क्या करता है? ये यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये CH2 तो रहेगा, फॉस्फोरिक के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा P, ठीक है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, PO3 हो जाएगा, और इसका O ऑलरेडी है, O एंड O नेगेटिव, O नेगेटिव। क्लियर है? इसने ऑलरेडी दो बॉन्ड बना लिए हैं, इस फॉस्फोरस ने भी ऑलरेडी दो बॉन्ड बना लिए हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। एंड ये डिफरेंस हमने एक जनरली ये देखा कि न्यूक्लियोसाइड में क्या चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज प्रेजेंट होती है, एंड हमने एक उसका स्ट्रक्चर देख लिया। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन 22। सो फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन 23 पे। सो राइट इट डाउन फास्ट। ये था हमारा क्वेश्चन 20, कौन सा था हमारा? क्वेश्चन 22 था। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 23। So question 23 is, the two strand in DNA are not identical but are complementary. जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, हम कहते हैं ना डीएनए इज डबल हेलिक्स, है ना, तो जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते, बट वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये हमको बताना है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इनकी कोडिंग होती है, ठीक है, इनमें जो बेस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कोडिंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक डबल हेलिक्स बनाते हैं, एंड वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे मान लो साइटोसिन है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाएगा, फिर वो किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर है? सो इन हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, in helical structure of DNA, in helical structure of DNA, the two, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, the two strands, ठीक है, are held together, the two strands are held together, held together। जो दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस, बिटवीन स्पेसिफिक पेयर of bases, between the specific pair of bases. For example, साइटोसिन, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? लेट्स सपोज कि साइटोसिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ग्वानिन के साथ, ठीक है, साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड
with guanine. ठीक है, साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद गुआनिन. ठीक है, कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं? साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है एंड थाइमीन है. यहाँ पे यूरासिल बेस एब्सेंट होता है. ठीक, while adenine form hydrogen bond with thymine. ठीक है, किसके साथ प्रेजेंट होगा? थाइमीन के साथ प्रेजेंट होगा. एज द रिजल्ट यहां से हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? एज the result, two strands are complementary to each other. As the results, two strands are complementary to each other. और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन 23rd. अब बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन. इनको फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर हम करेंगे बाकी के दो क्वेश्चन. ओके, क्लियर है इतना? अब हम आगे बढ़ जाएं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 24th. Write the important structural and functional difference between DNA and RNA. ओके, यही है, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. तो इसके बीच में हमको क्या लिखना है? यहाँ पे डिफरेंस लिखना है. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे डीएनए के बारे में एंड आरएनए के बारे में. डीएनए एंड आरएनए. आई होप कि आप सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सबसे पहले हम किसके बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यस, सबसे पहला हम इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन उसके फंक्शन के बेस पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस में क्या है? डीएनए के जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो हम बोल सकते हैं, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हम बेस देखते हैं, दैट इज बीटा डी टू डीऑक्सीराइबो. ठीक है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज. अब इसका क्या मतलब है? इसको हम कैसे समझे? अभी हमने ना एक स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, अभी हमने शुगर का एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे तो बेस है. ठीक है, यहाँ पे तो बेस है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ OH है. अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा दैट इज राइबोज. ठीक है, अगर यहाँ से हम OH हटा के H लगा दे खाली तो क्या बन जाएगा? सेकेंड वाले पे OH हट गया तो वहां से क्या हो जाएगा? सेकेंड पे डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा ये. तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो. ठीक है, फिर यहाँ पे HOH और यहाँ पे तो CH2OH और H था ही. सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये HH का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. ये पहला पॉइंट है डीएनए का. दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे हम क्या चीज मेंशन कर सकते हैं? यस, पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या है कि इसमें कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं? डीएनए की अगर हम बात करें तो एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, बट यूरासिल इज एब्सेंट. ठीक है, इट डज नॉट कंटेन यूरासिल. It does not contain यूरासिल. ये यूरासिल कंटेन नहीं करता है एंड इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, द हेलिकल स्ट्रक्चर द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ
डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये हमने 3 पॉइंट्स उसके स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन किया है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। अब बात कर लें हम जरा आरएनए के बारे में। तो आरएनए जो होता है, ठीक है, ये क्या है, बीटा डी राइबोस, खाली ये बीटा डी राइबोस है। एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो एज इट इज हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इतना बनाना ही क्यों है, देखो आपको तो कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरीके से कॉपी यहाँ पे कट पेस्ट नहीं कर सकते हो, ना ही अभी अपनी कॉपी में और ना ही एग्जाम में। तो यहाँ पे तो OH आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे इसमें यूरासिल एब्सेंट था, इसमें क्या चीज एब्सेंट रहेगी, इसमें थाइमीन एब्सेंट रहेगा एंड यूरासिल प्रेजेंट होगा। सो इट डज नॉट कंटेन थाइमीन, इट डज नॉट कंटेन थाइमीन, इसमें थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ओके। द हेलिकल स्ट्रक्चर, the helical structure of RNA is single stranded, ठीक है। कैसा होगा, बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए की तरह डबल हेलिक्स, ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमने डिफरेंस देखा था, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ये, ठीक है। ये कैसा डिफरेंस है, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब हम इसके बाद बात करेंगे फंक्शनल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं फंक्शनल डिफरेंसेस पे। क्लियर है, लिख ले फंक्शनल डिफरेंसेस। सो फंक्शनल डिफरेंस एंड फंक्शनल डिफरेंसेस, ओके। तो यहाँ पे भी सेम, पहले हम डीएनए के बारे में लिखेंगे एंड फिर हम यहाँ पे आरएनए के बारे में लिखेंगे। तो डीएनए का फंक्शन क्या है, डीएनए काम क्या करता है, यस। तो डीएनए एक हम बोल सकते हैं कि केमिकल बेसिस है हेरिडिटी का, ठीक है। सो डीएनए इज अ केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, डीएनए इज अ chemical basis of हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स में जो हेरिडिटी होती है, पेरेंट्स में जो ट्रेड्स होते हैं वो हम में आ जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, उनके बच्चों में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जो डीएनए होता है, ठीक है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता है बट कुछ कोडेड मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। किसके थ्रू, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ द सेल, ओके। डीएनए मॉलिक्यूल्स डू नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन, ये बात याद रखना। डीएनए मॉलिक्यूल डू नॉट synthesize protein, DNA molecule do not synthesize protein but transfer coded message, but transfer coded message किसके थ्रू, ठीक है, but transfer coded message for the synthesis of protein in the cell, coded message for the synthesis, wait, synthesis of protein but transfer coded message for the synthesis of protein to the cell, ठीक है। सिर्फ ये कोडेड मैसेज ट्रांसफर करता है, क्लियर है, ये प्रोड्यूस नहीं करता है प्रोटीन को। नाउ अगर हम आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए का क्या काम होता है,
यस, तो आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, जिस तरीके से डीएनए होता है, ठीक है। आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसको भी प्रोटीन से रिलेट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय दी आरएनए, बट प्रोटीन डू नॉट सिंथेसाइज बाय दी डीएनए। समझ में आ गया, बट आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ओके, सो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन आर synthesized by the RNA, ठीक है। प्रोटीन आर synthesized by the RNA molecules in the cell, RNA molecules in the cell। ओके, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी हो गया है एंड फंक्शनल डिफरेंस भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25, और इसी के साथ हमने हर एक क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्लियर है भाई इतना? चलो लास्ट क्वेश्चन की बारी है। व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए फाउंड इन दी सेल? कितने टाइप के आरएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे तो टोटल 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। mRNA, rRNA एंड tRNA, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, एंड तीसरा कौन सा होता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक। पहला है mRNA, दूसरा क्या बताया था? दिस इज द मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। क्लियर? मैसेंजर आरएनए। दूसरा कौन सा आरएनए बताया था? rRNA, दैट इज राइबोसोमल, rRNA, दैट इज कौन सा हो जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। एंड थर्ड वन इज tRNA, tRNA, that is the transfer RNA, ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 टाइप के आरएनए फाउंड होते हैं सेल के अंदर। क्लियर है इतना? एंड अब देखो हमने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, चैप्टर हमारा हो गया है ओवर। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लस अगर कोई डाउट रहता है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर अब हम करेंगे यहीं पे बाइंड, ठीक है। बाकी अब तो देखो जितना हम प्रैक्टिस कर सके उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, उतना हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि अब जो हम लाइव क्लास करें उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। तो आप इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।